नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक में शिरकत की है, संबोधित कर रहे हैं। जो जीवन की एक बड़ी पूंजी है, उसका उपयोग प्रदेश के और देश के विकास में कैसे हम कर सकते हैं, इस विशेष संवाद के लिए मैंने आज विशेष रूप से आपको यहाँ पर आमंत्रित किया। आप सभी लोग अपने व्यस्त दिनचर्या से यहाँ पर आए, लखनऊ आए और मुख्यमंत्री आवास के संवाद में सबसे पहले आप सबका यहाँ पे स्वागत। जैसा पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान अपने बारे में देश और दुनिया की धारणा को आज से 6 वर्ष पहले का उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा थी और आज के उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की क्या धारणा है। कोई भी व्यक्ति जो किसी एक विचारधारा इन सब की विवेचना करेगा तो उसको होने वाली संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमारे स्तर पर कुछ नए प्रयास हुए हैं। नए प्रयास के क्रम में हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी के बीच में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यहां पे लखनऊ में, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यद्यपि हम लोगों का 2020-21 में ये प्रस्ताव था, लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कारण उस समय ये संभावनाएं आगे नहीं बढ़ पाई, हम उसे मूर्त रूप नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो, यह लोगों के लिए एक कल्पना हुआ करती थी, लेकिन फरवरी 18 में हम लोगों ने पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित किया था। उस समय हमारे पास यद्यपि पूरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि तब तक हमारी सरकार को एक साल भी नहीं हुए थे कार्य करते हुए। मार्च 2017 में हम लोग आए थे और फरवरी 18 में हम लोगों को अपना पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं समझ सकता हूं उस समय की क्या स्थितियां थी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हो, उत्तर प्रदेश के भी औद्योगिक विकास के बारे में हम लोग देश और दुनिया को बताएं और उन्हें आमंत्रित करें, तो हमारी टीम जब मेरे सामने आई थी तो उन्होंने कहा कि हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करना चाहते हैं। इस इन्वेस्टर समिट के लिए हम लोग चाहते हैं कि इसको आयोजित करने के लिए बैठक आपके स्तर पर हो जाए। मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा आप लोगों ने होमवर्क कर लिया है? उन्होंने कहा पूरा होमवर्क हो गया। मैंने कहा कितने का लक्ष्य आप लोगों ने रखा है? उन्होंने कहा कि साहब हम लोग चाहते हैं कि लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी में हो। तो मैंने कहा फिर सबसे पहले इसका नाम बदल दो, इसका नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मत रखो, इसको यूपी इन्वेस्टर समिट रखो। अगर आप ग्लोबल नाम रखना चाहते हैं तो ग्लोबली इन्वेस्टमेंट भी दिखना चाहिए, लेकिन इसमें होमवर्क करना पड़ेगा बहुत। और मैंने कहा कम से कम निवेश का लक्ष्य वह रखो जो उत्तर प्रदेश की का वर्तमान का बजट हो। उन्होंने कहा ये नहीं हो पाएगा। मैंने कहा होगा, आप चिंता मत करिए।
आप पहले 1 लाख करोड़ से ऊपर बढ़िए। उन्होंने कहा नहीं, 2 लाख से ऊपर हम जा ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं क्या कह रहा हूं, हमें अपना जो बजट प्रस्तुत करना है यह 4 लाख करोड़ से ऊपर का जाएगा, लेकिन आप मुझे बताओ कि अब इससे आगे हमें बात करनी है। उन्होंने कहा यह संभव नहीं हो पाएगा। तो 2018 में स्थिति थी, 17 की स्थिति थी, 17 के नवंबर दिसंबर की घटना थी। आज के हमारे स्पीकर उस समय हमारे औद्योगिक विकास के मंत्री हुआ करते थे और आईडीसी के रूप में उस समय से अनूप चंद पांडे जी इस समय कार्य कर रहे थे। तो लोग आए, इन्होंने कहा साहब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, पिछले 6 महीने के दौरान कुछ तो हम लोगों ने किया होगा यूपी के अंदर, कुछ तो लोगों को परिवर्तन दिखा होगा, आज उसके परिणाम आएंगे। उन्होंने कहा इसके लिए कुछ रोड शोज होंगे। मैंने कहा किसी एक रोड शो में मैं भी जाऊंगा। और मुंबई हम लोग गए थे। अकेले मुंबई से हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उस समय मिले थे। तो मैंने कहा आप लोग तो 1.5 लाख तक मैक्सिमम अटके थे, अकेले मुंबई से हमें इतना मिल गया प्रस्ताव। अब आप देश के अंदर अलग अलग जगह जाइए। तो उस समय हमें 4,68,000 करोड़ रुपए के कुल प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और हम लोग उन प्रस्तावों को अलग अलग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से हम लोगों ने उसको जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त की। लगभग 75 से 80% प्रस्ताव हमारे जमीनी धरातल पर उतरे। उसने उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया परिवर्तन दिया। तो उसी दौरान हमारी टीम ने, जो समय हमारे शासन से जुड़े हुए जितने भी हमारे लोग थे, प्रशासन से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण थे, जिलों के अंदर तैनात अधिकारीगण थे, सबने अपने स्तर पर प्रयास किया। तो उस समय हम लोग एक नई स्कीम लेकर के आए थे, उत्तर प्रदेश की परंपरागत उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की। ये यूपी की सबसे बड़ी ताकत थी, जो प्रोत्साहन के भाव में, दम तोड़ रही थी। उनके पास कुछ भी सपोर्ट नहीं था, उल्टा उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, बंदी के कगार पर था। तो हम लोगों ने उस समय उसकी मैपिंग करवाई थी और फिर उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में आगे बढ़ाया। औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे आधारभूत आवश्यकता है, मुझे लगता है जो 3 महत्वपूर्ण बातें उसके लिए बहुत आवश्यक है, उसमें कानून का राज हो, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण हो, लैंड बैंक हो और एमएसएमई का एक मजबूत बेस उनके पास हो। संयोग से हम लोग तब तक इसमें काफी कार्य आगे बढ़ा चुके थे। आज परिणाम है हमारे सामने। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दोगुने से अधिक किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि मुरादाबाद का पीतल का उद्योग जो दम तोड़ रहा था, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य अथॉरिटी के लोग हर दिन छापामारी करके उनको प्रताड़ित करते थे, आज पीएनजी की सुविधा उन्हें मिल गई है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले मुरादाबाद कर रहा है इस समय। 14 से 15 हजार करोड़ रुपए का। भदोही का कारपेट उद्योग पूरी तरह बंदी की ओर था, आज 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले भदोही से है। फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग ताज के कारण बंदी के कगार पर था, आज फिर से रिवाइव हुआ है। अलग अलग जिले के अंदर लखनऊ की चिकनकारी, जितना इनको ऑर्डर मिल रहे हैं उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं।
उसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को ही बढ़ाया और उसकी सबसे बड़ी ताकत हमें तब दिखाई दी जब कोरोना कालखंड में 40 लाख हमारे कामगार और श्रमिक वापस आए थे। हम लोगों ने उनका स्किल मैपिंग किया है और उस समय मैंने सभी एमएसएमई यूनिट से इस बारे में अपील की थी। मैंने कहा कम से कम 1 या 2 लोगों को अपने यहां समायोजित करो जो बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। हमारे यहां तो यूनिट सब चलती रही, चली रही, लेकिन जिन लोगों ने उनके संकट के समय उनको सपोर्ट नहीं किया उनके उद्योग बंद जरूर हो गए। और मैं देखता था कि कोविड कालखंड में जब सामान्य स्थिति आती थी तो वहां के तमाम लोग मुझे फोन करके कहते थे कि साहब वहां से लोगों को थोड़ा भिजवा दीजिए हम लोग। मैंने कभी हमारा काम नहीं है, हमारा काम तब था जब संकट उनके सामने था, हम उनके साथ खड़े थे। मैं आज भी उनके साथ खड़ा हूं और रोजगार उसको अपने घर में मिलना है तो अपने घर में रहकर के वो कार्य करेगा। एमएसएमई हमारी बहुत बड़ी ताकत, वो चीजें आगे बढ़ी। फिर हमने रिफॉर्म किए। इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सामने एक लक्ष्य दिया कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं और आज अब कोरोना से जब थोड़ी मुक्ति मिली है तो हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन करने का निर्णय लिया था और उसी की तिथि हम लोग तय कर चुके हैं। इसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, मैं अपने शासन की नीतियों को भी देखता हूं, विभिन्न कार्यक्रमों को भी देखता हूं। जिनके लिए योजना होती है उनको उन योजनाओं की जानकारी नहीं होती। खासतौर पर जैसे हमारा इंस्टीट्यूशन है, वो इंडस्ट्री से उसका वैराग्य भाव होता है, जबकि वही इंस्टीट्यूशन चाहे वह वोकेशनल एजुकेशन के हो, टेक्निकल एजुकेशन के हो, उसी से निकले हुए छात्र उस इंडस्ट्री में कार्य करेंगे। लेकिन हम पहले दिन से उसको जोड़ते नहीं, उस पहले दिन से हमारा उससे संवाद एकदम संवाद बाधित रहता है। या शासन की स्कीम के बारे में मुझे याद है 2017-18 में मैंने उत्तर प्रदेश के एक प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए 20 छात्रों को बुलाया था। वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए थे। मैंने उन लोगों को बुलवाया, वे सभी अपना बीटेक पूरा कर चुके थे। मैंने उन लोगों को बोला, मैंने कहा उनसे ऐसे संवाद के लिए बुलाया था। उनकी भी इच्छा थी मिलने की, तो मैंने कहा इसी बहाने बातचीत होती इन लोगों से। तो मैंने उन लोगों को बुला के पूछा, मैंने कभी परिचय लिया, परिचय लेने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग क्या करना चाहते हैं? 20 में से 4 ने कहा साहब हम सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। शेष 16 उसमें से 3 या 4 ने कहा था हमें एक पैकेज मिल चुका है, हम बाहर जा रहे हैं। शेष 12 बच गए थे। 12 में से 2 लोगों ने कहा कि साहब हमारा अपना कारोबार है, हम अपने कारोबार में लगेंगे। अब 10 बच गए। मैंने उन 10 से पूछा, उन्होंने कहा साहब हम अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो मैंने कहा आपको जानकारी किसी योजना के बारे में है जो केंद्र या राज्य सरकार की कोई एक स्कीम हो जो इसमें आपकी मदद कर सकते हो? कहा नहीं साहब हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें मना कर देता है। मैंने कहा किसी स्कीम के बारे में जानकारी? कहा नहीं। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की कोई जानकारी है? कहा नहीं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, उससे कोई जानकारी आपको? कहा नहीं जानकारी है। मैंने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी आपको है? कहा नहीं साहब। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के बारे में? कहा साहब नहीं जानकारी है। हम एक आश्चर्य मुझे हुआ कि जिन लोगों के लिए सभी स्कीम बनी हुई है उनको कोई जानकारी इन योजनाओं के बारे में नहीं है। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतना बड़ा अनर्थ किया है उन अपने युवाओं के साथ कि जिनके लिए स्कीम बना रहे हैं उनको जानकारी नहीं उसके बारे में।
हम गरीबों को आवास देना चाहते हैं, गरीब को पता ही नहीं आवास कहां से आ रहा है, कि पैसा कहां से आ रहा है, कैसे खर्च करना है। एक औपचारिकता हो जाती है और औपचारिकता का परिणाम भी औपचारिक ही आता है। तो यही स्थिति वहां पर थी। हम लोग लगातार इन चीजों को देखते हैं। इंस्टीट्यूशन का इंडस्ट्री से कोई संवाद नहीं, एक प्रकार का वैराग्य भाव है दोनों के बीच में, दोनों जैसे तटस्थ हैं एक दूसरे से। और फिर भी हम ये मानते हैं कि और इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारों की स्थिति भी आप देख सकते हैं। कुछ के पास फैकल्टी नहीं, कुछ के पास लैब्स नहीं, कुछ के पास अन्य सुविधाएं नहीं। और जब वह अपनी डिग्री या डिप्लोमा लेके निकलता है तो उसके सामने अंधकार छाया हुआ रहता है। कहां जाएगा? घूमता है डिग्री लेकर के, कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तिथि तय होते ही मैंने इस बारे में कहा था। मैंने कहा हमें सबको फोकस करना होगा। आपने देखा होगा पहली बार यूपी की टीम दुनिया के मंचों पे गई, 16 देशों के 21 सिटी को कवर किया यूपी की टीम ने। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा था, लेकिन जितना आश्चर्यजनक ये था कि उत्तर प्रदेश का मंत्री समूह वैश्विक मंच पर जाएगा, उतना ही आश्चर्यजनक रिस्पांस वहां से भी था। इस सब ने कहा साहब हम यूपी आना चाहते हैं, और हमारे साथ उन्होंने एमओयू किए और उनमें से लगभग 15 देश हमारे साथ पार्टनर कंट्री के रूप में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के साथ जुड़े हुए हैं। 16 देशों के 21 सिटी में हमारी टीम गई थी। 7.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव अकेले हमें बाहर से मिले। देश के अंदर पिछली बार भी हम गए थे, इस बार भी फिर हम लोग गए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बदली है सबकी। पिछली बार हम लोग जब गए 2018 के इन्वेस्टर समिट के पहले, हम लोग जनवरी 18 में जब मुंबई गया था, जिस भी बड़े उद्योगपति से या निवेशक से मैं बात करता था तो एक बात कहता था कि हम तो 10 साल पहले, 5 साल पहले तय कर चुके हैं कि हमें यूपी नहीं जाना है। आप आए हैं तो हम प्रयास करेंगे आने का, लेकिन यानी ये प्रश्न होते थे। और इस बार आपने देखा होगा, जब मैं मुंबई गया था, हर बड़ा उद्यमी आया था, हर बड़ा निवेशक आया था। जो देश के बाहर था वह भी देश से बाहर छोड़ करके वापस आया था। उसने कहा साहब आप बताइए, महाराज जी आप बताइए हम क्या कर सकते हैं यूपी के लिए। यूपी में हमारे प्रस्ताव हैं, हमने आपकी पॉलिसीज देख ली है, हम यूपी आना चाहते हैं। ये परिवर्तन देखने को मिला। देश के अंदर रोड शो संपन्न करने के बाद मैंने 20 दिनों तक एक एक्सरसाइज की, स्वयं की। एमपी एमएलए को मैंने बुलाया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आखिर हर जनपद में भी तो निवेश होना चाहिए। निवेश का आधार केवल लखनऊ या कोई 2-4 जिले में नहीं होने चाहिए, 75 के 75 जनपदों में निवेश होना है। आप भी अपने स्तर पर एक्सरसाइज करिए और 2 बंधु के साथ आप बातचीत करिए। हर एक उस व्यक्ति से जिसमें निवेश की संभावना होगी उसके साथ संवाद स्थापित करिए और जनप्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़िए। अगर कोई व्यक्ति अपने पूर्वज के नाम पे कन्वेंशन सेंटर अपने गांव में बनाता है, वह भी हमारे लिए एक निवेश है। 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़, 2 करोड़ की पूंजी तो लगेगी ना उसमें। कुछ लोगों को रोजगार तो मिलेगा, कुछ लोग उसके माध्यम से गांव में परिवर्तन की एक नई आशा देखेंगे ना। गांव के लोगों को कुछ तो सुविधाएं मिलेंगी वहां पे। कोई अच्छा मेडिकल कॉलेज बना लेता है, अच्छा हॉस्पिटल बना लेता है, अच्छी पब्लिक स्कूल कोई बना लेता है, या कोई अच्छी यूनिवर्सिटी बना लेता है स्टेट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर से उसमें निवेश करते हुए, तो हमें उसको प्रोत्साहित करना होगा। आप आश्चर्य करेंगे कि यानी छोटे छोटे जनपदों से कोई कल्पना ही नहीं कर पाता
3,000 4,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव वहां से आ रहे हैं और ये वे प्रस्ताव है जिसको 100% उसको वहां लागू होना ही है। बैंकर्स के साथ जो हमारी बैठकें चल रही हैं वहां से और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। यूपी का सिबिल रेशो बढ़ा है, यूपी के अंदर लोग अब बैंक लोन देने को तैयार हैं। मुझे याद है जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई थी, हम लोगों को किसानों का कर्ज माफ करना था। कर्ज माफ और कहीं से मीडिया में लीक हो गया था और लीक होने के बाद की स्थिति क्या थी, किसी भी बैंकर्स ने मेरा फोन नहीं उठाया था क्योंकि पैसा राज्य के पास था नहीं उस समय। 36,000 करोड़ रुपए की बात आ गई। 36,000 करोड़ तो बाद की बात है, पहले बहुत बड़ी राशि थी। लेकिन जब ये बात सामने आई कि उत्तर प्रदेश कर्ज माफ करना चाहता है, उसके बैंक से उसको लोन लेना है, किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया था। मैंने उस समय 4 बड़े बैंकर्स को फोन किया था, चेयरमैन ने मेरा फोन रिसीव नहीं किया था। और अभी मैं मुंबई गया था, मुंबई में एक सत्र मेरा सभी बैंकर्स के साथ में, वित्तीय संस्थाओं के चेयरमैन और सीईओ के साथ थी। 36 संस्थाएं आई थी उसमें और उन सब ने आकर के उन्होंने कहा था जितना पैसा चाहिए हम पैसा देने को तैयार हैं यूपी के लिए। ये चीज और इसलिए हमने हर जिले को भी फोकस किया है। जिले में हर जिले में रोड शो हमारे हो रहे हैं। रोड शो का वहां पर आयोजन हमारे जनप्रतिनिधि और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। लगभग हर जिले में जब आयोजित हो चुके हैं या हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि हमने इसका नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखा, तो उसी प्रकार का किसी यूपी में होने जा रहा है। उतने ही प्रस्ताव भी प्राप्त हो रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं और उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है, पूरा देश कह सकता है कि वास्तव में इसका नाम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उचित था। 18 में जब 17 में मेरे सामने प्रस्ताव आया था, उस समय मैंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मना कर दिया। मैंने कहा इसका नाम केवल यूपी इन्वेस्टर समिट रखना, ग्लोबल नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि हम 4 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश संभावना बहुत अच्छी है। अच्छा मैन पावर हमारे पास है। अरे योग तो लखनऊ में आज सीएम योगी का कार्यक्रम देख रहे थे, जहां पर सीएम योगी रिटायर्ड अधिकारियों और सेवा निवृत्त अधिकारियों और शिक्षाविदों से बात कर रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर लगातार खबरें जारी हैं।